So today we are going to do how to implement queue using arrays in C++. So जब भी आप abstract data types बनाते हो, चाहे वो आपका stack हो या queue हो, we can implement it either using arrays or we can implement it using linked list. ठीक है? So आप array या linked list से उसकी implementation कर सकते हो. आज हम करके देखेंगे कि array से कैसे होती है. ठीक है? But उससे पहले you should be very much clear कि queue होता क्या है. So queue is basically a data structure. To be specifically, I would say it's an abstract data structure या abstract data type, क्योंकि ये एक ऐसा data structure है जो कि storage mechanism की वजह से define नहीं हो रहा है. It is defined because of the set of operations you're performing on it. तो आप इसके ऊपर क्या operations perform कर सकते हो, उसके basis पे हम इसे queue कहते हैं. So queue array के मेथड से भी स्टोर हो सकता है, लिंक लिस्ट के मेथड से भी स्टोर हो सकता है, बट इस पे क्यू कहलाने का रीजन ये है, इट इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस यू परफॉर्म ऑन इट. तो इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर होगा. The one which came first is the one which will be taken out first. So first in, first out, right? So इसमें insertion हमेशा होगी end पे. So insertion is done at the end and deletion is done from the beginning. So insertion हमेशा हमारी end पे होती है, deletion हमेशा beginning से होती है. So insertion हम करेंगे end पे, deletion हम करेंगे beginning से. Fine. So these two operations are done. Technically हम इसको NQ कह देते हैं और इसको DQ कह देते हैं. तो NQ का मतलब है inserting an element at the end of the queue and deleting का मतलब है deleting an element from the end of the queue. तो अगर आपने यहाँ पर एक array ले लिया है, ठीक है, जिसका मान लो 10 साइज आपने दे दिया, तो आपके पास ये array होगा जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. जैसे स्टैक में हम टॉप मेंटेन करते थे, टॉप बताता था कि टॉप वाली पोजीशन कौन सी है जहां पर आपके पास एलिमेंट. तो यहाँ पर टॉप नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास होता है फ्रंट एंड रेयर. सो फ्रंट इज -1 बाय डिफॉल्ट, रेयर इज -1 बाय डिफॉल्ट. सो फ्रंट आपका -1 है, रेयर भी आपका -1 है, टू इंडिकेट कि क्यू खाली है, क्यू में कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो फ्रंट -1, रेयर -1 मीन्स दैट क्यू इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग इन द क्यू. फाइन. सो जब हम इसमें पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो 0 पोजीशन पे इंसर्ट होगा, फ्रंट वैल्यू चेंज होके 0 हो जाएगी, रेयर की वैल्यू चेंज होके 0 हो जाएगी. देन नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट होने आएगी तो वो 1 पे जाएगी. ऐसा करने से आपका फ्रंट जो है वो 0 ही रहेगा, रेयर 1 हो जाएगा. अगली वैल्यू 2 पे इंसर्ट होगी, फ्रंट अभी भी 0 रहेगा, रेयर 2 हो जाएगा, फिर रेयर 3 हो जाएगा. सो दैट शोज कि जब भी हमें क्यू में इंसर्ट करेंगे तो एंड में इंसर्ट होगा, मतलब रेयर से पता चलेगा कि कहाँ इंसर्ट कराना है. तो रेयर को हमें प्लस प्लस करना है whenever we have to insert in the queue. So जब भी आप क्यू में इंसर्ट कर रहे हो, you will increase the position of rare और उस जगह पर आप वैल्यू इंसर्ट कर दोगे. Similar way if I perform deletion. अब अगर मैं इस 80 को डिलीट करती हूँ, ठीक है, एक तरीका क्या है कि अगर ये डिलीट होता है तो मैं फ्रंट को 0 पे रहने दूं और सारे एरे एलिमेंट्स को 0 की तरफ शिफ्ट करा दूं, है ना, और जो रेयर है वो प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाए. क्योंकि अगर आप इस 80 को डिलीट कर रहे हो और फ्रंट 0 पे ही है तो 45 इधर शिफ्ट हो गया, 73 इधर शिफ्ट हो गया, 50 इधर शिफ्ट हो गया और रेयर जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा. सो रेयर विल बिकम, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि शिफ्टिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो जो शिफ्टिंग है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. देखो लूप लगेगा ना, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं जब भी हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं. सो शिफ्टिंग एक आधे एलिमेंट की तो है नहीं, मुझे नहीं पता कितने नंबर्स हैं, सो आई हैव टू पुट अ लूप जिसकी हेल्प से शिफ्टिंग होगी. तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी में एन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर मैं शिफ्टिंग ना करूं, मैं सिर्फ प्लस प्लस माइनस माइनस करती हूँ, तो सिंगल स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो हम गिनते ही नहीं है क्योंकि हम एन की पावर्स गिनते हैं कॉम्प्लेक्सिटी में. सो यहाँ पर आपके पास हम ये कर सकते हैं कि जब ये डिलीट हो जाए तो फ्रंट 1 हो जाए. तो अब हम पॉइंट ही इसको कर रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक क्यू है. अगर ये भी डिलीट हो जाए तो फ्रंट 2 हो जाए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू है. सो जो भी फ्रंट और रेयर की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है. ये तो एक कंसेप्ट हो गया.
ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक है लीनियर क्यू। लीनियर क्यू में प्रॉब्लम देखो क्या आएगी कि आप फ्रंट को बढ़ा रहे हो, फाइन। अब ये करते 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 इसमें वैल्यूज इंसर्ट होती चली गई, ठीक है, हम इंसर्ट करते चले गए, करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए। सो अल्टीमेटली आपका जो रेयर है वो 9 हो गया। अब अगर मैं इसमें इंसर्ट कराना चाहूँ तो क्या इंसर्शन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एरे का मैक्सिमम साइज ही 10 था, जिसकी वजह से आपका रेयर मैक्सिमम 9 हो सकता है। 9 से आगे नहीं हो सकता, है ना? सो यहाँ पर क्यू इज फुल, ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई। क्यू फुल है, हम और इंसर्ट नहीं कर सकते। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो सिचुएशन। अब वो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया फुल हो गया, नहीं कर सकते। पर देखा जाए तो आगे तो जगह खाली है ना, आपका फ्रंट तो 2 पे है। फ्रंट 2 पे है, रेयर 9 पे है, ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं, पर ये आगे के 2 तो खाली थे, वो तो वेस्ट हो गए, है ना? सो वो वेस्ट हो गए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम करेंगे बाद में, जिसमें हम देखेंगे कि हम इसी एरे को सर्कुलर फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले हम बनाएंगे अपना कोड, जिसमें हम ये लीनियर अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वी विल सी हाउ द लीनियर अरेंजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स की कंसेप्ट हर लैंग्वेज के लिए क्यू का मतलब सेम रहेगा, स्टैक का मतलब सेम रहेगा, बस उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके हर लैंग्वेज में अलग हो जाते हैं। अगर हम यही प्रोग्राम सी में कर रहे होते तो हम सीधे सीधे ग्लोबल एरे ले लेते या एरे को फंक्शन में पास करते, लेकिन हम यहाँ पर सी में काम कर रहे हैं, सो वी शुड मेक अ क्लास। हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली जिसका नाम क्यू दे दिया। आप यहाँ पर इंट कॉन्स्ट करके भी एक मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप हैश डिफाइन के थ्रू भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। मैंने एक मैक्सिमम साइज यहाँ पे डिफाइन कर लिया, टेकन अ कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू करना चाहते थे तो आप यहाँ पर ये नहीं लगाते और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो हैश डिफाइन। सो दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब जहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये मैक्स की जगह पर 10 को कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एरे लिया और इसका मैक्सिमम साइज मैक्स दे दिया, तो जो भी जहां जहां पे भी उसको मैक्स दिखेगा उसकी जगह पर वो 10 रिप्लेस कर देगा। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? एक वेरिएबल फ्रंट और एक वेरिएबल रेयर। रेयर का मतलब होता है लास्ट और फ्रंट का मतलब होता है बिगिनिंग। सो हमने मीनिंगफुल नाम दे दिए, फ्रंट एंड रेयर। आई वांट अ कंस्ट्रक्टर। सो जब आप क्लास बनाओगे तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ कंस्ट्रक्टर इन दैट। सो फ्रंट और रेयर इनिशियली आपके -1 होने चाहिए, क्योंकि हमने ये अजम्पशन ली है कि जब खाली होगा आपका स्टैक या क्यू तो जो भी टॉप है या फ्रंट और रेयर है वो इनिशियली -1 होंगे, टू इंडिकेट कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो खाली है। अब आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया enqueue, you're receiving the value which you have to insert in the queue। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन मैंने चेक की कि अगर तो जो रेयर है, क्योंकि हम लीनियर ऑर्डर में ले रहे हैं, तो अगर रेयर ऑलरेडी मैक्स -1 पर है, दैट मीन्स वो लास्ट पोजीशन पे है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से, तो हमने सीधे ही प्रिंट करा दिया कि भाई ये तो ओवरफ्लो है, क्यू इज फुल, वी कैन नॉट इंसर्ट दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी इंसर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। एल्स इफ अगर रेयर मैक्स -1 के इक्वल नहीं है, तो हमने चेक किया कि क्या रेयर -1 है। -1 मतलब एम्प्टी है। सो अब आप यहाँ पे चाहे फ्रंट इज इक्वल टू -1 चेक कर लो या रेयर इज इक्वल टू -1 चेक कर लो, एक ही बात है, क्योंकि जब खाली होगी तो दोनों ही -1 होंगे। अब अगर दोनों ही -1 होंगे तो आपको दोनों को 0 करना है। सो फ्रंट शुड बी 0, रेयर शुड बी 0, और डेटा में 0 पोजीशन पर आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये तब केस होगा जब आपका पहला नंबर गया है, फर्स्ट नंबर। अब आता है थर्ड जनरल केस हमारा, कि देखो फुल भी नहीं है, खाली भी नहीं थी, बीच में कहीं है। अगर बीच में कहीं पे भी है तो जहां पे भी रेयर है वो 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। 1 से इंक्रीज होने के बाद आपको डेटा के रेयर पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे वो 2 था तो 3 हो गया होगा, 6 था तो 7 हो गया होगा, है ना? जो भी था वहां से एक आगे हो गया होगा और उस जगह पर हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज आवर एनक्यू फंक्शन। सो वी आर चेकिंग थ्री थिंग्स, कि अगर तो आप लास्ट पोजीशन पे हो तो इट इज ओवरफ्लो, क्यू इज फुल। अगर आप -1 पे हो मतलब बिल्कुल ही खाली है क्यू, तो 0 करके वहां पे वैल्यू पुट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, बीच में कहीं है, तो रेयर को सिंपली इंक्रीज करो एंड वहां पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देन वी हैव टू मेक DQ। नाउ DQ में हम कुछ रिसीव नहीं करेंगे, रादर रिटर्न करेंगे जो हम डिलीट कर रहे हैं। हम इनिशियली 0 ले लेते हैं इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं,
हम क्या चेक करते हैं कि अगर तो फ्रंट -1 है, अगर फ्रंट -1 है तो भाई कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो इन दैट केस इट इज अंडरफ्लो Q is empty. So I don't have anything to delete. So हम यहाँ पर सिंपल ये मैसेज शो कर देंगे else if। अब इसमें भी देखो एक केस ये बनता है कि अगर फ्रंट और रेयर सेम हुए, मान लो आपका फ्रंट भी 5 पे है और रेयर भी 5 पे है, तो फ्रंट 5 पे है रेयर 5 पे, मतलब Q 5 से शुरू होके 5 पे ही खत्म हो गई। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट है मेरे पास, है ना। सो फ्रंट और रेयर सेम होने का मतलब है कि आपके पास एक ही एलिमेंट है, यू हैव ओनली वन एलिमेंट इन योर क्यू। सो सिंस यू हैव ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, अगर वो डिलीट होता है तो फ्रंट और रेयर हमें प्लस प्लस नहीं करने, दोनों को -1 पे लेके जाना है। सो जो भी आपका क्यू था उसमें से फ्रंट पोजीशन पर जो वैल्यू है वो मैंने डी में ले ली, और यहाँ पर फ्रंट इज इक्वल टू सिंगल इक्वल टू आएगा, सो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1। तो हमने दोनों को वापस -1 पे सेट कर दिया कि भैया डिलीट हो गया वो सिंगल एलिमेंट जो था, और उसके बाद आपको वापस किस पे पॉइंट कराना है, -1 पे, मतलब क्यू खाली हो गई। बट अगर ऐसा नहीं है, जनरल केस है, बीच में कहीं पे भी फ्रंट है, तो आप यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू को डी में ले लोगे। जैसे मान लो आपका फ्रंट 2 पे था, सो डेटा 2 जो है वो डी में चला जाएगा और फ्रंट अब 3 पे हो जाएगा क्योंकि 2 वाला डिलीट हो गया। सो अब फ्रंट एलिमेंट 2 पोजीशन वाला नहीं है, अब फ्रंट एलिमेंट 3 पोजीशन वाला है। सो डेटा फ्रंट को हमने डी में डाला, फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया, सो योर फ्रंट बिकम्स 3। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डी इज इक्वल टू data front, front plus plus. So we get it this way. So ये बन गया DQ। अब इसके बाद रह जाता है हमारा सिर्फ डिस्प्ले कराने वाला। तो डिस्प्ले में तो सिंपल है, फ्रंट से लेकर रेयर तक हम सबको शो करा देंगे। सो वी विल राइट void display and then I can write cout। पहले चेक कर लेते हैं कि अगर तो फ्रंट -1 है, so simply print Q is empty and we don't have to do anything else। अगर ऐसा नहीं है सो हम प्रिंट करा सकते हैं Q is, और फिर एक लूप लगा लेंगे फॉर इंट I is equal to front, I less than equal to rear, I plus plus cout data I। सो I is equal to front, I less than equal to rear, और डेटा I को हमने सारा प्रिंट करा दिया। सो दिस इज इट, हमारा कोड बन गया है। अब आपको सिर्फ इसको यूज करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं हम आपका मेन में। ठीक है, फिर आप अपना जो भी वेरिएबल्स और चाहिए वो ले लो, आप इसको एक लूप में डाल सकते हो ताकि हम ये ऑप्शंस बार बार पूछ के रिपीट करा सकें। सो व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4 we should keep on repeating, और मैं choices यहाँ पे दे देती हूँ, like press 1 to add, press 2 to remove, और आप लिख सकते हो properly DQ and Q भी लिख सकते हो, cout, press 3 to display, and 4 to exit, press 4 to exit, and then we ask for the choice, so enter your choice। वो आपने CH में ले लिया, अब आप स्विच लगाओ, इफ लगाओ, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चेक करना चाहो। केस 1 में आपको यूजर से नंबर पूछना है पहले, तो आपने पूछा एंटर अ नंबर, नंबर मैंने नम में ले लिया, और फिर आप क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हो तो आप क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, डॉट फंक्शन का नाम लिखोगे और उसको कॉल करोगे। सो वी विल राइट क्यू डॉट एन क्यू, and in brackets you will be passing the number।
then break. Then we have case 2. केस 2 में आपके पास नंबर आएगा डिलीट होके, so number is equal to q dot dq. We will get the number and we will print it on the screen. So deleted value is num endl and break. Case 3, केस 3 में हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले. सो q डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे एंड ब्रेक. दैट्स इट. सो आपका स्विच खत्म हो गया. अगर केस 4 होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो यहाँ पर आएगा बाहर तो आ ही जाएगा इससे. सो बाहर आने के बाद देखेगा अगर CH4 है तो बाहर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 4 है तो ऊपर जाएगा दोबारा से. ठीक है. सो दिस इज माई कंप्लीट कोड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू यूजिंग अ लीनियर एरे. ठीक है. सो ये लीनियर एरे के थ्रू आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है. इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. मोर ओवर ये कोड मैं आपको भी गिटहब पे ऐड कर दूंगी सो दैट इफ यू वांट द कोड आप वहां से भी ले सकते हो. सो इफ आई रन दिस, ये रन तो हो ही जाएगा. आपको भी गिटहब पे अपना अकाउंट बना लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है. बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. सो ये है हमारे पास DSA जिसमें हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम्स भी ऐड किए हुए हैं, स्टैक एरे एंड एवरीथिंग. सो इसी में हम इसको भी ऐड करेंगे. सो हमने क्रिएट न्यू फाइल किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया. पहले मैं देख लेती हूँ कि कोई एरर तो नहीं है ना. वी हैव सम एरर. क्या कह रहा है, अच्छा सेमीकोलन नहीं आता. So when you define the preprocessors, we don't have a semicolon after that. ठीक है. सो ये आपका चल रहा है फाइन. सो अब यहाँ पर मैंने 1 प्रेस किया, उसने मुझसे नंबर पूछा, सो मैंने 30 एंटर कर दिया. मैंने फिर 1 प्रेस किया, मैंने 78 एंटर कर दिया. मैंने फिर 1 प्रेस किया, 56 एंटर कर दिया. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले. सो आई प्रेस 3 एंड आई प्रेस एंटर. सो 3 के बाद Q इज 30, 78, 56 आ गया. अब अगर हम रिमूव करेंगे तो वो 30 रिमूव करके देगा because that's the first element to be removed. But somehow it's not removing that. ये हमें क्या दे रहा है, अच्छा मैंने रिटर्न नहीं लिखा. सो आप जो DQ फंक्शन बनाया है इसमें हमने D में वैल्यू तो ले ली पर उसको रिटर्न भी तो कराना था ना. तो जब तक हम रिटर्न नहीं कराएंगे तो वो वैल्यू अपने आप तो रिटर्न होगी नहीं. सो वी नीड टू रिटर्न इट एज वेल. ठीक है. सो अब यहाँ पर मैंने चॉइस 1 चूज की, फर्स्ट नंबर में एंटर कर रही हूँ 80. मैंने फिर से 1 चूज किया, सेकेंड नंबर डाला है 29. फिर से 1 चूज किया, नंबर एंटर किया 46. ठीक है. फिर से 1 चूज किया, नंबर एंटर किया 11. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले. सो आई प्रेस ऑप्शन 3. सो व्हेन आई प्रेस ऑप्शन 3 मेरे पास ये क्यू आ गई. 4 एलिमेंट्स हैं इसमें अभी. अब मैंने 2 ऑप्शन प्रेस की तो रिमूव हो जाएगा. तो रिमूव होके क्या आया, 80. ठीक है. आपने फिर से रिमूव किया तो अगला रिमूव हो गया 29. फिर से रिमूव किया तो आई गेट 46. फिर से रिमूव किया, आई गेट 11. अब देखो मैं रिमूव करूंगी तो आएगा अंडरफ्लो और रिमूव एलिमेंट 0 हो जाएगा. सो अंडरफ्लो क्यू इज एम्प्टी, डिलीटेड वैल्यू इज 0. सिमिलर वे अगर मैं ऐसे ऐड कराते जाऊंगी और 10 एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे तो आई विल बी गेटिंग अ सिचुएशन जहां पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो क्यू है वो फुल हो गई है. ठीक है. सो इफ आई एम कीप एडिंग, लाइक कीप ऑन एडिंग द वैल्यूज, जब तक मेरे पास इसमें 10 वैल्यूज नहीं हो जाती हैं. अभी मैं अगर 3 करूं तो मेरे पास कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7. आई हैव टू ऐड 3 मोर. सो मैंने फिर से ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट की, वैल्यू ऐड की. फिर से ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट की, वैल्यू ऐड की. अगेन ऑप्शन नंबर 1 है, वैल्यू ऐड की. नाउ 10 हो गई होंगी. अब मैं 1 प्रेस करूंगी तो वो क्या कहेगा, एंटर नंबर के बाद ही कहेगा ओवरफ्लो क्यू इज फुल. और ये जो 23 है ये आपका ऐड नहीं हुआ है एंड में, वो तो पहला हमने 23 डाला, दैट इज अनदर थिंग. 4 प्रेस करोगे तो एग्जिट हो जाएगा. ठीक है. So it will exit once you press option 4. So this is implementing a queue using a linear array. तो मैं ये नहीं कहूंगी queue linear है, इसका जो सही वर्ड है वो ये है कि we are implementing queue using linear array. ठीक है. So ऐसे ही हम circular array से भी कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे कैसे करते हैं. But this is implementing queue using linear array. और इसका नाम भी दे देते हैं
q underscore l array dot cpp. Fine. So commit the changes and save. So ये आपका यहाँ पे saved है. इसको कभी भी चाहो तो आप इस पे जाकर fetch कर सकते हो. You can get it from here whenever you want. Right? So this is how we have done how to implement queue using linear array. I hope आपको queue का concept भी clear हो गया है और इसका program भी and how the program is working.